आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में हमारी जो है वो आज क्लास 8th है। इससे पहले जो अब हम 7 क्लासेस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम हर रोज जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। हमारा जो कोर टारगेट है वो यही है कि हम जो है वो प्री प्लस मेंस के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो स्टैटिक फैक्ट यानी कि जो आपके करंट बेस्ड जो आपके जीएस से जुड़े टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। प्लस हमारा जो टारगेट है वो रिवीजन की तरफ भी है कि हम जो है वो साथ के साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं। और हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो। तो हमारा जो कोर टारगेट है वो ऑलमोस्ट सरकारी करंट अफेयर की तरफ है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम जो है वो करंट अफेयर को कवर करेंगे। और इवन एग्जाम्स में भी अगर आप चेक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वही करंट पूछा जाता है जो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट सोर्स से लिंक करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज का वो है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट है, मतलब ये 2021 में जो है वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। और ये जो है वो 5 साल के लिए है मिशन। तो याद रखना मिशन जो है वो 5 साल के लिए है। और इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम बात करें तो 4077 जो है वो ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट 5 साल के लिए जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी चलेगा और ये अप्रूव किया गया था 2021 में। तो ईयर याद रखना जरूरी है कि 2021 में जो है वो आपका डीप ओशन मिशन को अप्रूव किया गया। और यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये नोडल मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है, क्योंकि डीप ओशन मिशन से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर जो है वो आपका जो है वो ये मिशन जो है वो वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पर कंपोनेंट क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमें वो भी समझने जरूरी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डीप ओशन मिशन काम क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका काम है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो ये मिशन है ये फोकस कर रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर फॉर डीप सी माइनिंग। कि जो हमारे डीप सी यानी कि जो समुद्र के अंदर गहराई में माइनिंग एक्टिविटीज करनी है, या जो मैंड सबमरीन्स। मैंड सबमरीन मतलब ऐसे सबमरीन जिसमें आदमी जो है वो यानी कि लोग जो है वो धरती के अंदर समुद्र के अंदर जा सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो उस तरह की सबमरीन्स को बनाना यहाँ पर टारगेट है। प्लस साथ में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ताकि जो आपके समुद्र के अंदर माइनिंग एक्टिविटी की जा सके। प्लस साथ में उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर कंपोनेंट आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज। कि जो ओशन क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज है उनको डेवलप करना, जैसे फॉर एग्जांपल कि साइक्लोन्स के बारे में अवेयर करवाना, सुनामीज के बारे में अवेयर कराना। तो सोनार सिस्टम जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो ये वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किसके लिए, एक तो एक्सप्लोरेशन के कि हमें जो है वो डीप सी यानी कि आपका जो समुद्र के अंदर जो एक तरह से दुनिया है उसको एक्सप्लोर करना है यहाँ पर। प्लस साथ में उस दुनिया को कंजर्व करना, यानी कि जो समुद्री यानी कि एक नॉर्मल बात करें कि जो सी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पर कंजर्व करने की जो है वो बात की गई है इसमें। प्लस डीप सी सर्वे ऑलमोस्ट ओवरऑल टारगेट रहता है इस पूरे के पूरे मिशन का। और इस मिशन के रिगार्डिंग जो वो मत्स्य 6000 ये फर्स्ट मैन्ड सबमरीन है भारत की जिसको डिजाइन किया गया है टू एक्सप्लोर अप टू 6000 मीटर सरफेस, समुद्र सरफेस यानी कि सी सरफेस से 6000 मीटर गहराई तक जो है वो ये जो है वो सबमरीन जा सकती है। और ये फिर स्पेस को जो सॉरी ये फिर जो है वो आपका सी को जो है वो एक्सप्लोर करेगी, सी डेप्थ को जो है वो जो सी फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करेगी। तो ये मत्स्य 6000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो याद रखना ये मैंड, ये MANN ये मैंड मतलब इसमें जो है वो लोग भी जा सकते हैं। मैन सबमरीन है ये और 6000 डेप्थ है, इसलिए इसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। और ये लॉन्च किया गया था 2021 में। अप्रूवल ये ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है फेवा डायलॉग सीरीज। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फेवा डायलॉग सीरीज, अभी ये लिंक कर रहा है किसके बीच में, नेपाल और चाइना के बीच में। नेपाल और चाइना के बीच में ये डायलॉग सीरीज रिसेंटली हुई। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस डायलॉग के बारे में तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि ये जो डायलॉग हो रखा है एक लेक, फेमस लेक है फेवा लेक, उसके अराउंड में ये हुआ। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है नेपाल में। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि लेक कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी एक ध्यान में रखना कि ये लेक जो है वो आपकी नेपाल में है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद फोकरा वैली, ये भी याद रखना कि ये भी नेपाल में है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जैसा बाइकल लेक के बारे में पूछ रखा है। कहाँ पर है लेक बाइकल? सर रशिया।
रशिया। लेक बाइकाल, हाँ, तो लेक बाइकाल को लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी तरह से अभी फेवा डायलॉग सीरीज जब हुई तो ये फेवा लेक के अराउंड हो रखी है, तो इस लेक का नाम भी याद रखना कि ये जो कहाँ पर है, नेपाल में। देन यहाँ पर इस जो ये लेक है, इसको जो है वो दो स्प्रिंग्स होते हैं। एक स्प्रिंग का नाम है हरपन कोटा कोला और सेती कोला। और हरपन कोला और सेती कोला जो है वो इस लेक को जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये जो डायलॉग हुआ, ये जो है वो नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम है, जो कि डेडिकेटेड होता है एशिया, साउथ एशिया रीजन के लिए। साउथ एशिया रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए चाइना की मदद से जो है वो ये डायलॉग जो है वो नेपाल ने शुरू किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना, यहाँ साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। अभी भारत और नेपाल की अगर हम बात करें, तो नेपाल ने तो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी साइन किया था, जिसको 2013 में जो है वो लॉन्च किया था चाइना ने। और पाकिस्तान और श्रीलंका ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, अभी नेपाल ने भी कर लिया। देन उसके बाद नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में है। और नेपाल से जब वो आपके हमारे ग्रेटर हिमालयस क्रॉस करते हैं, शिवालिक भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, यानी कि हिमालयस का एक्सपेंशन जो है वो नेपाल में भी है। नॉर्थ वाली साइड पे अगर हम बात करें तो चाइना, और चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है 1440 किलोमीटर। तो याद रखना, नेपाल चाइना आपस में कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, 1440 किलोमीटर। और इंडिया नेपाल बॉर्डर शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर, यानी कि 1751 किलोमीटर जो है वो नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट भी बन सकती है पेपर में कि कौन सी मतलब लाइक इंडिया नेपाल लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर चाइना नेपाल लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो याद रखना, इंडिया और नेपाल जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, फिर उसका बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। मुझे ये बताओ कि वेस्ट बंगाल और कौन कौन सी जो है वो आपकी जो कंट्रीज है उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। सर बांग्लादेश एंड भूटान। और नेपाल हो नेपाल भी है सर। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल तीन जो है वो स्टेट के साथ, मतलब तीन जो है वो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला हो गया आपका बांग्लादेश, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया भूटान। सिक्किम किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एक तो नेपाल हो गया, दूसरा भूटान और तीसरा चाइना। ये क्वेश्चन बनता है इस तरह से, तो बॉर्डर्स को बिल्कुल ध्यान के साथ साथ में मैप पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना, और करंट बेस्ड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कवर। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये न्यूज़ में भी रह रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर है, पावर टू इन्वेस्टिगेट द नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी जो पावर थी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी पावर को एक्सपेंड किया। और इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, कि जो भी ऑफेंसेस आपके जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस से लिंक करते हैं, शेड्यूल ऑफेंसेस मतलब जो आपका एनआई एक्ट 2008 में मेंशन्ड है, उनके साथ में जो भी नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस इंक्लूड होते हैं, उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो एनआईए के पास होगी। तो यहां पर एक बार दोबारा बताता हूं, एनआईए के पास, एनआईए का एक एक्ट था 2008 का एक्ट, जिसमें जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस बता रखे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शेड्यूल ऑफेंसेस से रिलेटेड जितने भी जो है वो नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस होंगे, उसमें भी आईएनए इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आईएनए को बनाया गया है 2008 जो एक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है वो मेनली, अगर हम बात करें कौन कौन से जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस है जिनसे लिंक करता है, या इसमें जो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, अगर यहाँ इससे रिलेटेड कोई केस है तो उसको जो है वो आपका आईएनए देखता है। देन उसके बाद एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, ठीक है, सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993, इससे रिलेटेड अगर कोई केसेस है तो उसको भी जो है वो एनआईए देखता है। प्लस अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967, ये भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, और इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई केस है तो उसको जो है वो आपका जो है वो एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टिगेटिंग और इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी जरा ध्यान रखना कि इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि कई बार जो है वो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसको सेटअप किया गया है 2008 में, जब 26/11 मुंबई अटैक हुए थे उसके बाद। तो बेसिक याद रखना कि जो आपका 26/11 जो अटैक हुए थे उसके बाद जो है वो एनआईए को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, प्रिंसिपल हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। प्लस साथ में दो जो है वो यहाँ पर जोनल ऑफिस भी है,
पहला जो है वो गुवाहाटी में और दूसरा है जम्मू में, तो ये दोनों याद करने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन उसके बाद एनआईए का मेन काम रहता है टेररिज्म को एड्रेस करना, टेरर फंडिंग को टैकल करना, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ये फेक करेंसी होगा यहाँ पर, करेक्ट कर लेना इसको, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इनको भी एड्रेस करता है, ये इनके इससे रिगार्डिंग इश्यूज को एड्रेस करता है। इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स की, जितने भी आपके इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर रहते हैं जो कि ये जो शेड्यूल है इनसे लिंक करता है, उसको भी जो है वो ये जो है वो देखता है। तो ये बेसिक है आईएनए के रिगार्डिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी चल रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलनेक्स। सिलनेक्स जो है वो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसकी शुरुआत जो है वो 2005 में हुई थी और 2024 का जो एडिशन है वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ, यानी कि बे ऑफ बंगाल। मुझे बताओ कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो हिमाचल सॉरी इंडिया की जो है वो आपका जो है वो बे ऑफ बंगाल में बॉर्डर शेयर करती है। सर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बस सर ये स्टेट्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु यस। ठीक है। और जो आपका ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, सो ईस्टर्न घाट भी यहाँ इस वाली साइड हो गया। वेस्टर्न घाट कौन कौन सी स्टेट्स में स्प्रेड है? सर गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, अ, केरल केरला, और कर्नाटका। कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑल्सो, ओके सर। क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में मिलते हैं, तो दैट मीन्स तमिलनाडु में भी जो है वो वेस्टर्न घाट है। तो ये बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो गोलन हाइट से रिलेटेड रहेगा। गोलन हाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी चल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसराइल ने क्या किया है, प्लान किया है टू एक्सपेंड सेटलमेंट इन द गोलन हाइट। गोलन हाइट वाले रीजन में जो है वो इसराइल ने एक्सपेंशन करने की बात की है। अभी सबसे पहले देखते हैं गोलन हाइट है क्या। गोलन हाइट जो है वो अगर आप मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नॉर्थ वाली साइड पे जो है वो आपका लेबनान है, और अगर साउथ में अगर हम बात करें तो आपका जॉर्डन, और ईस्ट में अगर ईस्ट वाली साइड पे अगर हम बात करें यहाँ पर सीरिया, और अगर वेस्ट में बात करोगे तो इसराइल, और देन उसके बाद आपका मेडिटेरियन सी, ये वाला हो गया आपका मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से मैप बेस्ड अब लोकेशन जो है वो इजीली याद कर सकते हैं। अब हमें बेसिक याद रखना है गोलन हाइट के बारे में कि गोलन हाइट जो है वो एक रॉकी प्लेट्यू है। क्या होते हैं प्लेट्यू भार्गव? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लेट्यू? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? सर सॉरी सर, बता देंगे क्या? मुनीष सर? सर ये उठा हुआ पार्ट होता है, मतलब प्लेट्यू जो होता है ना, उठा हुआ पार्ट होता है, जैसे हाँ जो नॉर्मली एक लेवल से उठता है सर पार्ट। ठीक है। नॉर्मली देखो सबसे पहले तो बात समझो एक, कि प्लेट्यूज जो है वो वल्केनिक इन नेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक धरती का उठा हुआ पार्ट जो बिल्कुल प्लेन है, इस तरह से, इस तरह से जब ये रीजन बनता है तो इसको, जो ये अपर पोर्शन वाला रीजन है, इसको कहा जाता है प्लेट्यू। ठीक है, याद रखना कि अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ जो कि फ्लैट है एकदम से, तो जो आपका गोलन हाइट है वो रॉकी प्लेट्यू है। और ये बॉर्डर किसके साथ किसके साथ शेयर कर रही है? सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, इसराइल के साथ और जॉर्डन के साथ। अब बिल्कुल बेसिक हो गया, तो याद रखना कि गोलन हाइट में कौन कौन सी कंट्रीज है। 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन। अभी उसके बाद ये क्यों न्यूज़ में रहता है और क्यों जो है वो इसराइल गोलन हाइट्स के पीछे पड़ा हुआ है? तो एक अकेला गोलन हाइट जो है वो आपका बॉर्डर डिसाइड कर रहा है। गोलन हाइट के ना क्लोज में है, यहाँ पर इधर वाली साइड पे आपको यहाँ पर जो है वो सीरिया की कैपिटल मिल जाएगी, और सीरिया की आर्मी किसी भी टाइम जो है वो गोलन हाइट से अटैक कर सकती है। तो इसराइल का जो मेन टारगेट है वो ये है कि अगर सीरिया की तरफ से कोई भी अटैक होता है तो उस केस में गोलन हाइट को जो है वो एज अ बफर जो है वो अपने पास रखा जाए। इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो इसराइल ने जो है वो गोलन हाइट पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन और गोलन हाइट की जो परमानेंट लाइन के बीच में रीजन है ना, ये यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में है। और यूनाइटेड नेशंस की आर्मी यानी कि इंडिया के भी कुछ जो ट्रूप्स है यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड है, और वो पीस कीपिंग जो है वो मिशन के अंडर यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। सबसे पहले गोलन हाइट को कैप्चर किया था इसराइल ने 1967 में, जब यहाँ पर जो है 6 दिन की लड़ाई लगी थी। 6 दिन लड़ाई हुई थी और 6 दिन के बाद जो है वो सीज फायर साइन हो गई थी, और देन फिर जो है वो इसराइल ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया था। बट लेकिन फाइनल एनेक्सेशन जो है वो 1981 में हो रखी है इस रीजन की। तो बेसिक याद रखना। और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि गोलन हाइट जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में मेजर डिस्प्यूट रहता है, तो आपका इसराइल और सीरिया, इस तरह से आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है
तुलसी गौड़ा जी के बारे में। तुलसी गौड़ा जी के बारे में ऑलरेडी एक बार भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। 1944 से लेकर 2024 तक जो है वो इनकी जो है वो लाइफ रही, यानी कि इनकी अभी डेथ हो गई। ये एनवायरमेंटलिस्ट थे और इनको पद्म श्री मिला है 2021 में। इनको ना ट्री गॉडेस भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जितनी नॉलेज थी ना, वो उतनी लेवल किसी का नहीं था जितनी जो है वो एक्सपीरियंस इनको था फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। प्लस साथ में इनका जो बर्थ है, यानी इनका बॉर्न जो है वो बर्थ इनका कर्नाटका में हुआ है। और ट्राइब की अगर हम बात करें तो हालाकिकी जो आपकी ट्राइब है उससे ये बिलोंग करता है। तो एक तो ट्राइब का नाम याद रखना, ये ट्राइब कौन सी है। प्लस तुलसी गौड़ा जी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि वो क्या थे, सोशल एक्टिविस्ट थे या एनवायरमेंटलिस्ट थे या फेमिनिस्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना कि ये एनवायरमेंटलिस्ट थे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो याद रखना कि न्यूक्लियर एनर्जी में भारत के पास अभी टोटल 2022-23 में अगर हम बात करें तो 3% जितनी भी हमारी टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी से हो रही है। टोटल अगर 100% है तो 100 में से जो 3% है दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है भारत का। ये फर्स्ट जो है वो पहला जो आता है वो कोल ही आता है, कोल के ऊपर हम सबसे ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5th लार्जेस्ट सोर्स जो है वो आपका जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी आता है। और टोटल कैपेसिटी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 8180 यानी कि 1880 जो है वो मेगावाट, यहाँ पर मेगावाट में बात की जा रही है। इतनी सी ही जो है वो अभी तक हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है। लेकिन हमने टारगेट किया है कि 2047 तक, इसी टारगेट की वजह से ये न्यूज़ में आई अभी रिसेंटली, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जब वो 100 गीगावाट जो है वो लेकर जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी को बाय 2047। पहला तो ये पॉइंट हो गया। मुझे यहाँ पर बताओ कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत का टारगेट है 500 गीगावाट का। जो ये 500 गीगावाट का टारगेट है ये कब तक का रखा है कि हमने इसे अचीव करना है? सर 2030। 2030 बिल्कुल सही, नाइस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी जो है वो हमने रखा है कि हमें उसको एसडीजीज को अचीव करना है 2030 तक। अब आपको मंडे के लिए काम है, ठीक है, कि आपको ना सारे के सारे 17 के 17 गोल याद करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। ऑलमोस्ट ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। प्लस जब आप ऐसे लिखोगे तो वहाँ पर भी आप एसडीजीज को इंक्लूड कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। और अभी जो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैं आपको काम दे रहा हूँ ना, ऐसे राइटिंग का हो गया, ये सब इसको साथ के साथ में करो, क्योंकि बाद में ना ऐसे लिखने हैं, अभी ऐसे बनाने हैं। अभी ऐसे में कंटेंट कैसे ऐड करना है वो सीखना पड़ेगा, बाद में जस्ट प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा ऐसे हो सके, जितनी ज़्यादा ट्रांसलेट हो सके बाद में प्रैक्टिस करनी है। तो अभी सब कुछ सीखना है उसके रिगार्डिंग। तो अभी अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको एक कंसेप्ट ये क्लियर होगा कि किस तरह से एग्जांपल्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है वो कोटेशन ऐड की जा सकती है, ऐसे की शुरुआत कहानी की फॉर्मेट में कैसे होगी, कौन सा डायग्राम कब बनाना है, कहाँ बनाना है। तो ये सभी क्लैरिटी के लिए, अगर यही सभी डाउट्स तभी सॉल्व होंगे अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे। तो एक एक ऐसे लिखना शुरू कर दो, अभी टाइम है साथ के साथ में। न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ क्यों फोकस किया जा रहा है? तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ पर अभी जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है तो एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स है वो बहुत लिमिटेड है। एक तो इवन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो फॉसल फ्यूल हमारे पास मतलब वर्ल्ड में ही लिमिटेड है। एनवायरमेंट बेनिफिट भी रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू द कोल एनर्जी जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वो इको फ्रेंडली है। उसके बाद जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, जैसे कि हमने 500 गीगावाट का रखा है कि हमें जो है वो 2030 तक अचीव करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो हमें जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। बट लेकिन भारत में ना कुछ चैलेंजेस है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहला चैलेंजेस तो रहता है कि रेडियो वेस्ट हो रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो जनरेट होता है ड्यू टू द न्यूक्लियर एनर्जी। और हम इसका एग्जांपल देखते भी हैं कि कहीं कहीं अभी जैसा आज हुआ, आजकल चला है ना कि रशिया के वो मिलिट्री जनरल, मिलिट्री साइंटिस्ट, उनकी जो है वो एक्सप्लोजन की वजह से डेथ हो गई। तो इस तरह के इंसिडेंट को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत में भी ऐसा खतरा हो सकता है। फिर न्यूक्लियर अगर रेडिएशंस गलती से भी लीक हो गई तो वो बहुत बड़ी डिजास्टर जो है वो में रिजल्ट हो सकती है, आप बता सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल आप इसका दे सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिससे जो भोपाल गैस इंसिडेंट, उसको भी आप यहाँ पे एज एन एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाई अप फ्रंट कॉस्ट। अप फ्रंट कॉस्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट अगर आपको करनी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। थर्ड कारण आप रीज़न बता सकते हैं, यहाँ पे चैलेंज बता सकते हैं, वो ये कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास थोरियम है,
थोरियम है हमारे पास, लेकिन यूरेनियम बहुत कम है। तो यूरेनियम के लिए जो है वो हम अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान इनके साथ हमारी डील चल रही है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ वहाँ से जब हम यूरेनियम ले रहे हैं। और ये कारण भी है कि हम सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग हमें मिनरल्स मिलेंगे, और वहाँ पर जो है यूरेनियम है वहाँ से हम इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पर भी जो है वो दोस्ती की तरफ जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट जो है वो भवानी तमिलनाडु, इसका नाम है भवानी, याद रखना भवानी इसका नाम है, और ये तमिलनाडु में लगाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ नाम भी याद रखना जरूरी है, भवानी, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देन उसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई इंक्रीजेज लिमिट फॉर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इसको, और किस तरह से एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। आरबीआई इंक्रीजेज लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन। कोलेटरल फ्री मतलब आपको अगर लोन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो पहले जो लिमिट थी आरबीआई ने जो सेट की थी वो थी 1.6 लाख रुपीज कि इतना तक आप लोन ले सकते हैं कोलेटरल फ्री। किसको कहा, फार्मर्स को कहा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो 2 लाख कर दिया गया है, यानी कि अभी फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि 2 लाख तक का जो है वो लोन ले सकते हैं कोलेटरल फ्री। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें कि ये जो डिसीजन आरबीआई ने लिया ये 1 जनवरी 2025 से जो है वो शुरू हो जाएगा। आरबीआई के अभी न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, वो कौन अपॉइंट हुए हैं, आरबीआई न्यू गवर्नर, जल्दी बताओ जल्दी, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये हाईकोर्ट का। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। और इससे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं मस्त आपको भी एक। कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, भार्गव, ज्योति मैम, इतनी बार बताया मैंने क्लास में ये। कितने मेंबर्स रहे, सर 6 5 मेंबर्स। प्लस अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 3 मेंबर, 3 वर्ड 3 लेटर्स हुए, इसको इंटू 2 कर देना 6, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, टोटल मेंबर्स हो गए 6। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है तो कमेटी आरबीआई की, लेकिन 3 मेंबर हो गए आरबीआई के, लेकिन आरबीआई को फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई भाई आप अकेले जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी डिसाइड नहीं करोगे, हम भी आपको जो है वो 3 मेंबर्स देंगे। तो टोटल 6 मेंबर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया लिमिट को इंक्रीज करने का, इससे क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो और इंक्रीज होगी, यानी कि जो फाइनल ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट को इंक्रीज करना, मतलब फार्मर्स को और पैसा प्रोवाइड करना। अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है हम वो भी देखते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इंक्रीज लोन एक्सेस, कि अभी लोन की जो एक्सेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए किसी किसान को 1,50,000 रुपये चाहिए थे, अभी लिमिट तो पहले थी 1.6 लाख की, या अगर हम बात करें तो उसको जो है वो 1.7 लाख चाहिए। अब उस केस में 1.6 के केस में वो नहीं ले पाएगा ड्यू टू द 15,000 या फिर 20,000 जब आगे अमाउंट चाहिए। तो अभी क्या है, जब 2 लाख कर दिया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हो सकता है कि फार्मर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए जो वो लोन ले, और कोलेटरल फ्री है तो सभी जो है वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रोसेस को, जो लोन लेने की प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। प्लस साथ में आरबीआई ने कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया 2 लाख तक का, मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है कि आपको मार्केट में और पैसा जाएगा। तो आरबीआई इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, मार्केट में और पैसा छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि लोगों के पास और ऑप्शन होंगे, लोगों को और पैसा मिलेगा। इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं। सबसे पहला रहता है एनपीए का इशू। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसिड। नॉन परफॉर्मिंग एसिड का मतलब हो गया कि ऐसे लोन जिनकी जो है वो ना तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और ना तो उनकी जो किस्त होती है वो भी पे नहीं की जा रही, तो उसको कहा जाता है एनपीए। 3 महीने तक अगर आप रेगुलर नहीं पे कर पाते तो देन उसके बाद वो एनपीए में चला जाता है। फिजिकल बर्डन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल बर्डन कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ से 2 लाख करते करते एनपीए में जाते गए और ये जो है वो 10 करोड़ 20 करोड़ बन गया, तो फिर वो जो है वो फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल बर्डन भी जो है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है इससे फोकस तो सिर्फ शॉर्ट टर्म जो आपकी क्रॉप्स होती है उन्हीं के लिए किया जा रहा है। जैसे लॉन्ग टर्म क्रॉप्स होगी जिनकी कल्टीवेशन में जो है वो 1-2 साल लग जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है फोकस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विद इन फ्यू ईयर्स जो है वो लोन वापस भी करना होता है। यहाँ पर ये रहता है कि एक सीजन के लिए ही जो है वो आपका लोन मिलता है। अदर इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फार्मर्स वेलफेयर और जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें, तो सबसे पहला आता है किसान क्रेडिट कार्ड।
किसान क्रेडिट कार्ड KCC, इसको जो है वो 1998 में लॉन्च किया गया था और KCC को मैनेज करता है नबार्ड, और नबार्ड बनाया गया है 12 जुलाई 1982। तो याद रखना नबार्ड जो है वो आपका जो है वो 12 जुलाई 1982 में बनाया गया। नबार्ड डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, याद रखना नबार्ड जो है वो डायरेक्ट पैसा नहीं प्रोवाइड करता, नबार्ड पैसा प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, RRBs के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ से क्या है कि अदर इनिशिएटिव्स में जैसा लोन प्रोवाइड करेगा तो वो नबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड करेगा, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आगे जो है वो फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पर जो है वो ब्याज देती है, या लो इंटरेस्ट पर जो है वो लोन देती है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना। ये 2018 में लॉन्च की गई थी। कितने पैसे मिलते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना के अंडर? 6,000 पर ईयर। 6,000 पर ईयर, 2,000 करके, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये 12,000 हो जाएंगे। अभी सिर्फ कहा गया है, एग्जैक्टली पता नहीं है होंगे कि नहीं होंगे, बट ऐसा जो है वो मतलब न्यूज़ में ऐसा चल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन रह रही थी इस टॉपिक को लेकर, तो इसको फाइनली कवर करते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो COP21, यानी कि पेरिस में जब समिट हुआ था आपका COP21 जो है वो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो याद रखना। और ये जो है वो COP21 ये पेरिस में हुई थी, जहां पर जो है वो इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो हरियाणा गुरुग्राम में है। एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है। विजन क्या है यहाँ पर, जब इसको लॉन्च किया गया तो यहाँ पर कहा गया कि जो सोलर एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेंगे। प्लस इसमें एक टारगेट रहा, मतलब एक टारगेट को डिसाइड किया गया यहाँ पे कि 100 गीगावाट तक जो है वो सोलर एनर्जी को इंस्टॉल किया जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 100 गीगावाट तक जो है वो सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करने की बात यहाँ पर की गई। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मेंबरशिप की, तो इसमें 104 मेंबर हैं अभी प्रेजेंटली, और इसमें 16 सिग्नेटरीज हैं। टोटल कितने हो गए? 120, और 120वां मेंबर अगर हम बात करें तो दैट इज मोल्डोवा। अभी 104 मेंबर है और 16 सिग्नेटरी है, उन्होंने सिर्फ साइन कर रखा है, अभी वो जुड़े नहीं है पूरे परमानेंट। जब वो जुड़ जाएंगे तो देन फिर आगे काउंटिंग बढ़ेगी। तो याद रखना 118वां सिग्नेटरी जो है वो रोमानिया है, 119वां माल्टा, और 120वां जो है वो आपका मोल्डोवा। तो इन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली साइन किया है। मेंबर्स 104 ही हैं अभी, याद रखना। प्लस उसके बाद एक अमेंडमेंट की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जिसमें उसमें ये कहा गया था कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो सभी भी जो है वो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकते हैं। इससे पहले इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज थी वो जो है वो इसके पार्ट थी। लेकिन अभी अमेंडमेंट की गई थी तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं। तो अब याद सर रखें 104 मेंबर है, और ये मैं गवर्नमेंट साइड से उठाकर लाया हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। सर हाँ जी। सर एक बात पूछना था। सर लास्ट में आपने लिखा है ऑल UN मेंबर्स एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ ISA। तो हाँ यहाँ पे अगर वर्ड को अगर मैंडेटरी बोला जाए या बाइंडिंग, तो ये बाइंडिंग होता है क्या, मैंडेटरी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये इट इज़ नॉट बाइंडिंग और मैंडेटरी, बट ये है कि अमेंडमेंट की गई थी। एक्चुअली में क्या था कि यूनाइटेड नेशंस में जब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट के साथ लिंक करता है, दैट इज वन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इसके साथ लिंक करता है। तो अब मतलब क्या होगा, सन मतलब पूरी धरती का। तो फिर कहीं ना कहीं जो फ्रांस और इंडिया थे इनको लगा कि पूरी धरती को इंक्लूड कर लेते हैं, जब अच्छा इनिशिएटिव है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, हमने भी कुछ काम कर लिया। तो उन्होंने सिंपल ये कहा था कि यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर है वो भी एलिजिबल है, वो भी अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, अपनी इच्छा है उनकी ज्वाइन करना या नहीं। अब मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है जो कि नॉर्थ पोल पे रहती है, अब वहां पे तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, तो उनको क्या इतनी पड़ी है सोलर एनर्जी के उसमें, उनके पास तो 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात, तो उनके पास तो बहुत सारी ऑलरेडी है। तो अब इस करके है कि मैंडेटरी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। देन उसके बाद कुछ हम मेन डिस्कस करेंगे, और ये वन लाइनर की फॉर्म में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू वीज़ा पॉलिसी। श्रीलंका जो है एक न्यू वीज़ा पॉलिसी लेकर आई है जो कि इफेक्ट होगी जनवरी 2025, इसको करेक्ट कर लेना, जनवरी 2025 से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। और इसमें जो है वो 39 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं भाई, श्रीलंका वाले वीज़ा फ्री एंट्री। मुझे बताओ
कि भार्गव ये क्यों वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है श्रीलंका में, श्रीलंका की सरकार ने ऐसा क्यों किया कि बिना वीजा के आप श्रीलंका आओ? कोई और बता सकता है तो बता दे। बूस्टिंग टूरिज्म हाँ सेक्टर। ठीक है, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। और सर उनकी जो इकोनॉमी थी आफ्टर एडॉप्टिंग नेचुरल फार्मिंग ना, उसके बाद वो स्क्रम्बल कर गए थे। हाँ और ऊपर से वहां पर इतना अराजकता हुई अभी कुछ टाइम पहले, तो सर उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन है अभी। तो उनको फॉरेन का वो चाहिए सर अभी, मतलब हाँ नाइस, आप सही डॉलर्स वर्ड किसी भी फॉर्म पकड़ में लिए चाहिए उनको। बिल्कुल। अब अगर मान लो 39 कंट्रीज यहाँ जाती है तो वो अपनी करेंसी, अब वो थोड़ी ना श्रीलंका रुपए लेके जाएगी, उनको श्रीलंका रुपये तो वहां जाके मिलेगा रुपया, वो तो श्रीलंका का रुपया वो तो वहां जाके मिलेगा। उससे पहले तो इंडिया भी जाएगा तो इंडियन करेंसी वहां लेकर जाएगा, कोई और जाता है तो वो भी वहां पर अपनी करेंसी लेकर जाएगा, वो एक्सचेंज होगी तो उनका फॉरेन रिजर्व्स आने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। और फॉरेन रिजर्व्स जिसके पास सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन रहता है, उसके पास इतनी फॉरेन करेंसी उसके पास होल्ड पे है, अगर वो चाहे तो उसको बेच के कभी भी जो है वो अपनी इकोनॉमी को सही बना सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। ये एस्टरीन कैरे को मिला है और ये जो नागालैंड से है। याद रखना साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो ये नाम याद रखना भी जरूरी है। और ये Right. हाँ सर जी 23। 24, एक बार कंफर्म कर लेना, 24 लैंग्वेजेस में 1954 में बनाया गया था। और नागालैंड से ये बिलोंग करते हैं, इनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2024 के लिए। देन उसके बाद एडीबी ने जो है वो $42 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए महाराष्ट्र में। एडीबी कब बनाए? 1966 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला। ठीक है, नेक्स्ट उसका 2025 का जो पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स अगर हम बात करें, इसको होस्ट करेगा न्यू दिल्ली, यानी कि भारत जो है वो इसको होस्ट करेगा 2025 में। पैरा एथलेटिक्स होगा ये 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में जो है वो ये इवेंट जो है वो भारत होस्ट करेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें फाइड वर्ल्ड अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डी गुकेश के बारे में तो सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है रील्स चल रही है, डिंग उसको उसके साथ वो किस तरह से उसने गेस्चर दिया, वो सभी रील्स वगैरह जो वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ पर ना एक और जो है वो मतलब एक और जो है वो चेस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग इंडिया ने जो है वो एक और जो है वो कीर्तिमान हासिल किया, वो रिया प्रणव वेंकटेश, ये चेन्नई से है। और फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टाइटल जो है वो 2024 का इन्होंने जीता है। तो प्रणव वेंकटेश, इनका नाम भी याद रखना, अंडर 18 में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग, फाइड वर्ल्ड चेस जो टूर्नामेंट था इसके रिगार्डिंग। और ये कहाँ पर हुआ है? सोल्वेनिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ, सबसे पहले याद रखना सोल्वेनिया। और उसके बाद जो यहाँ पर रहता है कि प्रणव वेंकटेश ने जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो जीता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एसबीआई के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रामा मोहन राव अमारा। ये एसबीआई कौन से ईयर में नेशनलाइज हुआ था फाइनली, लाइक एसबीआई 3-4 बैंक्स को मिलाकर बनाया गया था, कौन से ईयर में? 1955। 1955। देन उसके बाद नेक्स्ट है सैटेलाइट टैगिंग ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, सैटेलाइट टैगिंग ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन बाय द आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सैटेलाइट टैगिंग मतलब एक तरह से नजरअंदाज पूरा रखा जाएगा और टैग किया जा रहा है कि कौन सी जो है वो डॉल्फिन कहाँ पर है, इस तरह से। और इसके लिए जो है सैटेलाइट्स को यूज़ किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी आप स्पेस के एप्लीकेशन के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आप इसको एज एन एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि स्पेस का जो यूज़ जो है वो, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ जो है वो आपका एक तरह से जो ओशियनिक या आपका जो सी के जो इकोसिस्टम है उसके लिए भी किया जा रहा है, प्लस जो आपके जो हमारी फ्लोरा फोना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो है वो सैटेलाइट्स को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड है गंगा डॉल्फिन का। देन उसके बाद है 38th नेशनल गेम्स। 38th नेशनल गेम्स आपकी 2025 की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में होगी, यानी कि उत्तराखंड जो है वो इसको होस्ट करेगा। जो आपकी नेशनल गेम्स है ना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वन लाइनर, स्पेशली हाईकोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। उसके बाद रशिया ने क्या किया है, रशिया लॉन्च फ्री एमआरएनए कैंसर वैक्सीन। एमआरएनए कैंसर वैक्सीन जो है वो फ्रीली जो है वो रशिया ने जो है वो लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहीं पर
10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ये मध्य प्रदेश में हुआ है अभी। और उसके बाद नेक्स्ट है रॉयल ऑनर टू इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कपूर। अरुण कपूर को जो है वो भूटान के जो राजा हैं उन्होंने जो है वो रॉयल ऑनर दिया है। और इसमें अगर हम बात करें तो उन्हें जो है वो एक तो रेयर जो दशा ये टाइटल दिया, देन उसके बाद साथ में इनको जो है वो रेड स्क्राफ भी दिया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेपाल के एम्बेसडर अगर हम बात करें तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, इनको रीअपॉइंट किया है दोबारा से, अभी अगेन जो है वो ये नेपाल के जो है एम्बेसडर रहेंगे। जिस तरह से नेपाल न्यूज़ में रह रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन? 44। आर्टिकल 44। 44। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आज कुछ क्वेश्चंस इस तरह से है, हर रोज यूनिक यूनिक रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस है आपके, इनके आंसर्स करना। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले और आंसर बताते जाओ मुझे। बोर्दियो बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी ऑफन मेंशन इन न्यूज, इट इज इन ऑप्शन है असम, असम। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। भार्गव चुप, ओ कोई और? असम। ओके आसाम में है ये, ठीक है। नेक्स्ट असम उसके बाद है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? मुंबई, लोथल, चेन्नई, न्यू दिल्ली? सर नेशनल, लोथल। ओके बाकी सभी बताओ लोथल। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। लोथल। टोटल लोथल में है, और लोथल जो है वो आईवीसी साइड है, और लोथल को डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पेंगोलिन ऑफन मेंशन इन न्यूज, इट्स आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस इज? सर एंडेंजर्ड। ओके कोई और? एंडेंजर्ड ही होगा सर। कैसे होगा एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड होगा तो क्यों होगा? उसको सर खाते हैं और सर उसको मेडिसिन के लिए यूज करते हैं सर, बाकी तो सर ये तो मेरे को भी नहीं पता था। नाइस। तो हाँ एंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस ध्यान रखना। पेंगोलिन चाइना में एक वो है ना सर, मेडिसिन के लिए भी सर। हाँ बिल्कुल। स्केल्स का। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल तानसेन सम्मान रिसेंटली किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी को। ये कहाँ से बिलोंग करता है? कलकत्ता से। अभी आपको बताना है कि जो नेशनल तानसेन सम्मान है ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है नेशनल तानसेन सम्मान का। ऑप्शन है 1980, 1960, 1986, 1996। सर 80। ओके बाकी सभी? नाइनटीन एटी है इसका आंसर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ऑप्शन है 116, 124, 110, 112। सर ए। बाकी ए। कोई और? इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 1 है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? मेरा बर्थडे 14। जून 14, दिसंबर 21, दिसंबर 14, जून 21। अंकिता मैम? ए। ऑप्शन ए। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस डेज के रिगार्डिंग, तो हम ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन रोज डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और दूसरा आपका लोथल, और तीसरा ये ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये पूछा जा सकता है रैंक, तो नोट डाउन कर लेना। देन उसके बाद स्पेशल टॉपिक हम आज का डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 371। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक याद रखना कि आर्टिकल 371 जो है वो आपका पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यानी कि आप पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द आर्टिकल 371। अभी आर्टिकल 371 जब हमारा संविधान बनाया गया था 26 जनवरी, यानी कि जब हमारे संविधान को लागू किया गया था, लागू इन द सेंस इंप्लीमेंट करना, तो 26 जनवरी 1950 को, तब भी जो है वो आपका ये पार्ट मेंशन था। बिल्कुल ध्यान से सुनना ये बात
कि जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हो गया उस टाइम पे जो आपका 26 जनवरी 1950 ये पार्ट हमारे संविधान में था। कुछ स्टेटमेंट बन सकती है एग्जिस्ट नहीं था या था इस तरह से। तो ये टेम्पररी ग्रांट्स है, एक तरह से स्पेशल पावर्स है, कुछ स्टेट्स को दी गई है, सम स्टेट्स के लिए, यानी कि इसमें कुछ एक ऐसी स्टेट्स है जिनके पास कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस है। अब मैं आपको इन प्रोविजंस को लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगा और जो है वो आपका, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है साथ में कि आपका अब ये पार्ट मेंशन था, लेकिन जो आपकी अमेंडमेंट हो रखी है ना ये 371 से लेकर ए से लेकर जे तक, ये जो है वो आपके अमेंडमेंट हो रखी है बाद में अंडर आर्टिकल 368, उसके थ्रू जो है वो इनको ऐड किया गया है, लेकिन पार्ट आपका ओरिजिनली हमारे संविधान में मेंशन था। देन आर्टिकल 371 लिंक करता है महाराष्ट्र और गुजरात के साथ, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ट्रिक है, ट्रिक बेस्ड अगर समझोगे इसको तो आपको इजीली याद रह जाएंगी। 371 ए में आता है नागालैंड, तो इसको ट्रिक है याद करने के लिए एन से याद रखना है इसको, ठीक है, एन से, ठीक है। देन उसके बाद 371 बी असम, बीए, ठीक है, ये हो गया बीए से याद रखना है इसको। फिर उसका 371 सी सीएम से याद रखना आपने इसको कि सीएम यानी कि आपका मणिपुर, ठीक है, सी और एम मतलब मणिपुर। देन उसका डी में अगर हम बात करें यहाँ पर 371 डी, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लिंक करता है। देन उसके बाद 371 ई अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ई से याद रखना एस्टेब्लिशमेंट, और 371 ई से याद रखना, ई से आपका एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है आंध्र प्रदेश में, और ये लिंक करेगा आपका इस तरह से, तो ई से एस्टेब्लिशमेंट करके याद रखना है इसको। 371 एफ अगर हम बात करें तो सिक्किम, अब इसको एफ एस से याद कर सकते हैं, ठीक है, एफ एस से सिंपल याद कर सकते हैं। अभी 371 जी, अब देखो क्या है, सीएम और जीएम में फर्क है, जीएम याद रखना आपने, और मिजोरम लास्ट में आएगा, मणिपुर पहले आएगा, तो जीएम में यहां पर मणिपुर होगा, और उसके बाद 371 जेके का पेज होता है ना, तो उस तरह से याद कर सकते हैं हम कर्नाटका। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, कुछ एक को आप ट्रिक बेस्ड याद कर लोगे तो मैच द फॉलोइंग में ही आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इन आर्टिकल से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे, इवन सीडीएस और सीएपीएफ में तो फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये कुछ टाइम पहले, अभी ये न्यूज़ में नहीं रह रहा ज़्यादा, इसलिए पूछा नहीं जा रहा, बट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी क्लास खत्म होती है करंट अफेयर की।